आज हमारी कितनी गौरव की बात है कि आज हमें पुत्र प्राप्त हुआ है। और पुत्र प्राप्ति के अवसर पर आज मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि महारानी तुमने आज मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता दी है, क्योंकि आज पुत्र का जन्म होते ही मुझे एक नई किरण दिख रही है। हाँ महाराज, आप एकदम ठीक कहते हैं। इस राज्य के लिए उत्तराधिकारी बहुत ही ज़्यादा अत्यंत आवश्यक था। वह मैंने आपको दे दिया है। आपकी बड़ी रानी से आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आज मैंने आपको एक उत्तराधिकारी दे दिया। यह मेरा दायित्व था, सो आज पूर्ण हुआ। हाँ महारानी, एकदम ठीक कहती हो, लेकिन इस पुत्र का नामकरण करने के लिए मुझे गुरुजी से पूछना पड़ेगा कि इस पुत्र का नाम क्या करूं। हाँ महाराज, कल ही आप जाइए और इस शिशु के बारे में पूछना कि यह शिशु किस प्रकार से राज्य करेगा और इसका भाग्य कैसा है। हाँ महारानी, मैं कल ही जाऊंगा। इसके पश्चात बड़ी रानी, जो राजा की पहली पत्नी थी, वह मन में सोचने लगती है। बताओ, छोटी रानी ने तो पुत्र को जन्म दे दिया। इस राज्य को उत्तराधिकारी का आना सुनिश्चित हो गया है, लेकिन मेरी तो कोई संतान नहीं है। अब मुझे संतान सुख मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि मेरी बहुत ही ज़्यादा आयु हो गई है। लेकिन मेरे समझ में यह नहीं आता है कि इस राजकुमार को मैं कैसे खत्म करूं, इसका सुख शांति कैसे छीनूं। इसके पश्चात राजा गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी, कल मेरे यहाँ एक शिशु ने जन्म लिया। वह एक लड़का है, और उस लड़के का नामकरण और उसका आप भाग्य बता देंगे तो यह बहुत बड़ी कृपा होगी। राजन, आपके कहे अनुसार आपने पुत्र प्राप्त कर लिया है। वह तो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है। एक राजा को उत्तराधिकारी और एक पिता को अपना पुत्र प्राप्त हो गया है। इसी के कारण मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि अपने पुत्र का नाम तुम भानु कुमार रखना। भानु कुमार नाम रखते ही उसका बहुत ही ज़्यादा विशालता से, तीव्रता से उसका गुणगान होगा। वह बहुत ही बेहतरीन राजा बनेगा। हाँ गुरुजी, आप एकदम ठीक कहते हैं। मैं ऐसा ही करूँगा। भानु कुमार नाम बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, और गुरुजी आपने जो नाम रखा है वह कुछ सोच कर ही रखा होगा, इसलिए मैं इस पुत्र का नाम भानु कुमार ही रखूंगा। इसके पश्चात राजा अपने महल आ जाते हैं और छोटी रानी से कहते हैं, महारानी, मैं गुरुजी से मिलकर आ गया हूँ, और गुरुजी ने बताया है कि मैं अपने पुत्र का नाम भानु कुमार रखूं। भानु कुमार रखते ही वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहेगा। अरे, यह तो बहुत शुभ अच्छा नाम है, इसलिए आज हम इसका नाम भानु कुमार रखते हैं। कुछ दिन बीतने के पश्चात कुछ वर्ष बीत जाते हैं, और जो भानु कुमार होता है अब वह बड़ा हो गया। पिताजी, आप तो तीर कमान चलाना भी जानते हैं। मैं तो तीर कमान चलाना भी नहीं जानता हूँ। अरे बेटा, कमाल जानने के लिए तुम्हें आश्रम में जाना पड़ेगा और गुरुजी से यह शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। इसके पश्चात कुछ वर्ष और बीत जाते हैं कि वह राजकुमार युवा अवस्था में आ जाता है। युवा अवस्था आते ही बड़ी रानी यानी कि राजा की पहली पत्नी, बताओ, मेरे एक भी संतान नहीं है। छोटी रानी की संतान हुई, और वह यह लड़का देखो अब तो युवा अवस्था को आ गया है। अब तो यह जरूर ही राजा का राज अधिकारी बन जाएगा, उत्तराधिकार प्राप्त कर लेगा। उत्तराधिकारी पद पाकर राजा तो मुझे भूल ही जाएंगे। मैं तो एक दासी की तरह ही रहूंगी, और इस राजकुमार का क्या करना है यह मेरे समझ नहीं आता है। कुछ दिन के पश्चात राजा का मंत्री राजा के पास आता है। महाराज, आपका पुत्र तो अब युवा अवस्था को आ गया है, इसलिए आपको इसके लिए एक सुंदर विवाह भी करना चाहिए।
क्योंकि सुंदर विवाह होगा तभी इस राज्य के लिए गौरवान्वित होना पड़ेगा। जैसे आपने उत्तराधिकारी पद छोड़ उत्तराधिकारी दिया, उसी प्रकार से यह राजकुमार भी तो आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराधिकारी देंगे। इसके लिए इन्हें विवाह करना पड़ेगा, और विवाह जब यह करेंगे तभी इस राज्य का वैभव बढ़ सकता है। एकदम सही कहा मंत्री जी, आप जो कहते हैं वह ठीक ही कहते हैं। अपने पुत्र का विवाह मैं किससे करूं, यह मुझे समझ नहीं आता है। अरे, यह बात पूछने की है। मैं तो बहुत से बड़े बड़े व्यक्तियों को जानता हूँ जो धनवान हैं और उनकी पुत्रियां बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील हैं। कहे तो आपके लिए भी मैं एक रिश्ता बताऊं? हाँ बताइए, कौन सा रिश्ता बताना चाहेंगे जिससे मैं अपने पुत्र का विवाह कर सकूं? तो महाराज, अब मेरी नजर में एक ही सेठ है जिसकी पुत्री बहुत ही ज्यादा सुकोमल है और संस्कारी भी है। मैं कहूँ तो उससे आपके पुत्र का रिश्ता तय कर दूं? हाँ मंत्री जी, आप एकदम ठीक कहते हैं। विवाह तो करना ही है, और विवाह सुसंस्कारी लड़की से करेंगे तो हमारे राज्य के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। हाँ, तो यह बात मैं ठीक समझूं? इसके पश्चात मंत्री सेठ के घर जाते हैं और सेठ से कहते हैं, सेठ जी, महाराज ने आपकी पुत्री का हाथ मांगा है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तो महाराज के लिए अपनी पुत्री देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या महाराज तैयार हैं? महाराज ने ही तो ये खबर भिजवाई है कि आप अपनी पुत्री का विवाह उनके पुत्र से करेंगे। हाँ, मैं अपनी पुत्री का विवाह उनके संग अवश्य करूंगा। यह बात जब बड़ी रानी को पता चली कि राजा का लड़का जो अब विवाह योग्य हो गया है, उसका रिश्ता तय हो चुका है। अरे, इसका तो विवाह भी होने जा रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? यह तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। पहले रानी ने पुत्र को जन्म दिया, कुछ वर्ष पश्चात यह बड़ा हो गया। अब इसकी भी एक रानी आएगी और वह तो मुझे कुछ भी नहीं समझेगी। मुझे तो वह सौतेली सास ही समझेगी। इसलिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जब वह ऐसा सोचती है तब वह अपने दूतों को बुलाती है। दासों, सुनो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। वही दास जाकर सेठ के घर जाते हैं और वेश बदल कर पूछते हैं, भाग्य दिखा लो, अपना भाग्य दिखा लो, क्योंकि यह हमारे गुरुजी हैं। इनका कहा हुआ कभी नहीं मिटता है। भाग्य दिखा लो। सेठ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर अपना भाग्य दिखाने के लिए आता है। अरे भाइयों, कौन भविष्य देख लेता है? तो बताओ, मेरा भविष्य क्या होगा? देखूं, तुम्हें देखकर तो यह लगता है कि तुम्हारे संग कुछ छल हो रहा है। अरे, मेरे संग छल हो रहा है? क्या तुम्हारी कोई पुत्री है और पुत्री का विवाह होने वाला है? हाँ, मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह होने वाला है। तो जिससे विवाह होने वाला है वह लड़का तो पागल है। मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में यह देखकर लगता है कि तुम्हारे संग धोखा हो रहा है। अरे, तुम झूठ बोल रहे हो, जाओ यहाँ से। यह कहते हुए जो झूठ मूठ के भविष्य देखने वाले होते हैं वह चले आते हैं, और चले आने के पश्चात राजा से कहते हैं, राजा के दरबार के आगे आते हैं। भाग्य दिखवा लो भाई, भाग्य दिखवा लो। अरे भाग्य? बताओ तो, मेरा भाग्य क्या होगा? महाराज, आपके भाग्य को देखकर लगता है कि आपके यहाँ पर एक बहू आने वाली है। आपके लड़के का क्या विवाह होने वाला है? हाँ, विवाह होने वाला है, लेकिन आप यह क्यों कह रहे हैं कि चरित्रहीन लड़की आने वाली है? चरित्रहीन बहू कैसे आ सकती है? अरे, आपके भाग्य को देखकर लगता है कि आपके यहाँ चरित्रहीन बहू आने वाली है। मैं यह नहीं मानता हूँ, तुम झूठ बोल रहे, जाओ। जब राजा के कान में यह खबर पड़ी तब वह बहुत ही ज्यादा चिंता में डूब जाता है और सोचने लगता है, चरित्रहीन लड़की जो मेरे राज्य में आएगी वह तो मेरे राज्य को तबाह कर कर रख देगी।
इधर जब बड़ी रानी के पास दोनों व्यक्ति आते हैं। महारानी, आपके कहनुसार कार्य हो गया है। आप अब जैसा समझे वैसा करें। मैं तो अपना कार्य कर कर आ गया हूँ। यह सुनकर रानी बोलती है, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया है। मेरा कार्य कर दिया है, आगे का कार्य मैं खुद ही कर लूंगी, इसलिए तुम जाओ। इधर वही दिन आ जाता है जब युवराज का विवाह होने वाला होता है। विवाह के अवसर पर सभी लोग आए हुए होते हैं और विवाह जिससे होने वाला होता है वह राजा उस लड़की को देखकर सोचने लगते हैं। यह सुनकर वह दोनों चले जाते हैं। देखने में तो यह लड़की बहुत ही सुंदर लगती है और सुसंस्कारी लगती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि यह चरित्रहीन है। लेकिन इसे कैसे पता चलेगा ये चरित्रहीन है? यह सोचते ही राजा परेशान हो जाते हैं और इधर से सेठ भी कहता है, मैं इस लड़के से विवाह नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है यह लड़का ठीक नहीं लग रहा है मुझे। अरे समधी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आज के पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से होने जा रहा है, तो क्या आप यह कहेंगे कि मेरा लड़का सीधा साधा होते हुए भी आपको ठीक नहीं लग रहा है? अरे ऐसी बात नहीं है, मेरे मन में तो ऐसा ही लग रहा है कि यह लड़का ठीक नहीं है। वह तो आपका भ्रम है, भ्रम आप निकाल देंगे तो ठीक रहेगा। तो मेरे मन में जो आता है मैं वही कह रहा हूँ, कोई अनुचित बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे लड़के में कोई भी दोष नहीं है। इधर से वह लड़की भी बोल पड़ती है, पिताजी, आप तनिक सा भी चिंता ना कीजिए। मैं तो इन्हें अपने मन मंदिर में बसा चुकी हूँ। यही मेरे पति हैं। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। जब पड़ोस में खड़ी हुई बड़ी रानी सोचने लगती है, अरे यह तो काम बना बनाया बिगड़ गया। अब मैं क्या करूँ? अरे अभी भी मेरे पास समय है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस विवाह को नहीं होने दूंगी। जब उसका विवाह संपन्न हो जाता है और विवाह जब बारात राजमहल की ओर जा रही होती है, राजमहल की ओर जाते ही राजा सोचने लगते हैं, सभी लोग रुको। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं विश्राम कर लेना चाहिए, क्योंकि रात्रि होने वाली है। रात्रि में हमें नहीं चलना चाहिए। हाँ महाराज, आप एकदम ठीक कहते हैं, हमें कहीं ना कहीं विश्राम कर लेना चाहिए। यह सुनते हुए सारी बारात एक वन में ठहर जाती है। वन में ठहरते ही वह राजकुमार और जो लड़की होती है वह भी ठहर जाते हैं और लड़की सोचने लगती है, अरे मैं तो अपने पति के लिए इतना प्रेम से उपहार तो कुछ लाई ही नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरे पति तो अगर मुझसे मांगेंगे तो मैं क्या दूंगी उन्हें? यह सोच ही रही होती हैं कि राजकुमारी सो जाती हैं और सो जाने के पश्चात उन्हें एक स्वप्न आता है। राजकुमारी, मैं तुम्हें एक सच्ची घटना बताता हूँ, सुनो। तुम अभी उठो और अभी उठते ही एक व्यक्ति जो तुम्हारी राह देख रहा है उसके पास जाना और उससे जो वस्तु मिले वह ले आना। यह सुनकर वह लड़की उठती है और रास्ते की ओर जाने लगती है। मार्ग में पीछे से बड़ी रानी भी लग जाती है। बड़ी रानी पीछा करते हुए देखती है कि वह एक पुरुष से कुछ बातें कर रही है। यह देखते हुए वह सोचती है कि मौका तो अच्छा मिला है इस लड़की को ठिकाने लगाने के लिए। जब वह फिर से वहीं पर जाती है जहां पर राजा बैठे हुए होते हैं। महाराज चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जैसे ही राजा रानी के संग जाते हैं और उधर से वह लड़की जिस व्यक्ति से बातें कर रही होती है उसे देखकर कहते हैं, देखा, मैं कह रही थी ये लड़की चरित्रहीन है। यह बात को सुनते हुए राजा के मन में आता है कि इस लड़की को अभी निकाल दूं, लेकिन सोचते हैं कि अभी कुछ दिन समय रुक जाते हैं। इधर बात असलियत में यह होती है कि वह लड़की सुंदर से पुष्प उस व्यक्ति से ले रही होती है। भैया, आपने यह पुष्प देकर बहुत ही अच्छा उपकार किया है, क्योंकि मैं अपने पति के लिए उपहार के स्वरूप में यही दूंगी। यह सुनते हुए वह फिर से वहीं पर आ जाती है जहां पर बारात रुकी हुई होती है। बारात सुबह होते ही फिर से राजमहल की ओर जाती है और राजमहल में जाते ही दोनों भानु कुमार और वह लड़की दोनों मिलते हैं और मिलते ही भानु कुमार इंदुमती से कहता है,
इंदुमती सुनो, तुम मेरे लिए उपहार में क्या लेकर आई हो? अरे मैं कुछ नहीं, मैं तो ये फूल लेकर आई हूँ। आपको पसंद आ जाए तो ठीक है, वरना कुछ बात नहीं। यह सुनते हुए वह फूलों को रख लेता है और दोनों का प्रेम दिनों दिन बढ़ने लगता। लेकिन बड़ी रानी के मन में आता है कि वह आग जो विवाह के समय राजा के मन में मैंने डाली थी, अब उसको तीव्र करने का मौका अब मिला है।